नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान का इतिहास, विस्तृत इतिहास चल रहा था, जिसके अंदर अपने जो है राजस्थान के राजवंशों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपने कंप्लीट जो राजवंश है गुर्जर, प्रत्यार, चौहान, आमेर के कछवाहा राजवंश की चर्चा कर ली थी। अब अपने आगे जो है अपने नए राजवंश की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसमें मेवाड़ का इतिहास अपने पढ़ने वाले हैं। मेवाड़ का विस्तृत इतिहास, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। मेवाड़ के विस्तृत इतिहास में उसके प्रमुख शासकों का अध्ययन करने वाले हैं कि किस शासक ने क्या क्या कार्य किए थे, क्या क्या निर्माण कार्य करवाए थे, कौन कौन से युद्ध लड़े थे, उसके बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि मेवाड़ का जो इतिहास है वो अपने गौरवशाली परंपराओं के लिए जाना जाता है। तो मेवाड़ का इतिहास कितना विस्तृत है उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज अपने मेवाड़ का इतिहास उठाया है, कितना गौरवशाली, कितना विस्तृत, कितना जो है एक तरह से कह सकते हो शौर्य से भरपूर, वीरता से पूर्ण जो इतिहास है वो मेवाड़ का इतिहास है। अपने इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा लाखा, महाराणा राज सिंह जैसे महान शासक जिस राजवंश में हुए हैं वही है मेवाड़। मेवाड़ 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 क्षेत्र की अपने क्या करने वाले हैं, आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपके सामने देखते हैं कि मेवाड़ मेवाड़ का अपने थोड़ा सा एक बार तो ये देखेंगे कि मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या क्या है। मेवाड़ के प्राचीन नामों में बात करें तो जिसमें नाम आता है मेदपाट, आहोर दुर्ग, कौन सा दुर्ग, आहोर दुर्ग, आघाटपुर, ताम्रवती नगरी, कौन सा, ताम्रवती नगरी, प्रागवाड़, प्रागवाड़, सिवी, सिवी जिसकी राजधानी थी मध्यमिका, सिवी की राजधानी क्या है, मध्यमिका, आहड़। ये सारे के सारे क्षेत्र हैं इसके अंदर। वैसे सारे के सारे मेवाड़ के अंदर क्षेत्र है, लेकिन ये मेवाड़ के सारे क्या थे, प्राचीन नाम थे। मेवाड़, मेदपाट, आहोर दुर्ग, घाटपुर, ताम्रवती नगरी, जो है प्रागवाड़, सिवी, मध्यमिका, आहड़, सारे के सारे इसके क्या है कि प्राचीन नाम है। आप कह सकते हो इसको धूलकोट के नाम से भी जाना जाता था। यह भी इसके प्राचीन नामों में एक जो है क्षेत्र आता है। आपको ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि मेवाड़ मतलब मेर जाति से घिरा हुआ क्षेत्र वो मेवाड़ कहलाया था। ये प्राचीन नाम है सारे के सारे किसके, मेवाड़ के। वर्तमान में अगर मेवाड़ के अपने देखें कि प्रशासनिक रूप से वर्तमान में मेवाड़ का क्षेत्र कौन कौन सा आता है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि वर्तमान में अगर बात करें तो देखो, तो दोस्तों अपने वर्तमान में इस क्षेत्र की बात करें तो अपने देखो कि वर्तमान में एक तो आपको ध्यान रखना है कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है कौन सा, ये जो उदयपुर का क्षेत्र है ये पूरा का पूरा मेवाड़ के अंदर था। कौन सा क्षेत्र है जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये उदयपुर का पूरा इलाका मेवाड़ के अंदर था। मैंने आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो क्षेत्र है ये किस नाम से, मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। अकेला उदयपुर नहीं है, इसके अंदर और भी क्षेत्र विस्तृत है। तो एक तो आपके इसमें जो विस्तृत होने वाले क्षेत्र है इनमें अगर हम बात करें तो एक तो उदयपुर का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, उदयपुर का क्षेत्र है, जो कि मेवाड़ में आता था। मेवाड़ का जो मुख्य भाग है वो तो उदयपुर ही है वर्तमान में। इसके अलावा पूरा का पूरा आपके जो राजसमंद का एरिया है वो भी किस नाम से, किस में आता था, आपके मेवाड़ में आता था। किस में आता था, मेवाड़ में आता था दोस्तों। राजसमंद का एरिया आ गया मेवाड़ में, उदयपुर का एरिया आ गया। इसके अलावा अगर हम दोस्तों इसी में बात करें तो आपके जो चित्तौड़गढ़ है, ये जो एरिया है चित्तौड़गढ़ का, ये पूरा का पूरा जो है वो किस में, किस रियासत में आता था, मेवाड़ के अंदर आता था। ये भी किस नाम से, मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। पूरा का पूरा ये क्षेत्र है, ठीक है, ये भी मेवाड़ हो गया। इसके अलावा तीन क्षेत्र तो पूरे थे। इसके अलावा ये भीलवाड़ा का ये कुछ भाग जो है वो मेवाड़ का निर्माण करता था। भीलवाड़ा का कुछ भाग किसका निर्माण करता है, मेवाड़ का। इसके अलावा आपके जो ये प्रतापगढ़ का कुछ भाग है ये भी किसका निर्माण करता था, मेवाड़ रियासत के अधीन थे। तो मेवाड़ में ये जो इतने क्षेत्र हैं जिसमें आपके नाम आ जाते हैं, तो अपने इसमें नामों में अगर देखें तो कौन कौन सा क्षेत्र आ जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये जो क्षेत्र है ये भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा का सिर्फ कुछ भाग ही आता था, भीलवाड़ा का कुछ भाग आता था, प्रतापगढ़ का कुछ भाग आता था। इसके अलावा अगर मैं चर्चा करूं तो ये आपके जो चित्तौड़गढ़ है, पूरा का पूरा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ पूरा का पूरा कंप्लीट जो है इसके अंदर आता था। चित्तौड़गढ़ क्या आता था, कंप्लीट इसके अंदर चित्तौड़गढ़ का भाग आता था दोस्तों। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि एक तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का कुछ भाग है, चित्तौड़गढ़ जो है चित्तौड़गढ़ पूरा है, प्रतापगढ़ के कुछ भाग है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम चर्चा करें तो इसके अलावा आपके
कंप्लीट जो है इसके अंदर कौन सा क्षेत्र है, तो राजसमंद कंप्लीट आएगा इसके अंदर। राजसमंद क्या आएगा, कंप्लीट। जिस जगह पर मैं आपके यहाँ प्लस का निशान लगा रहा हूं वो कंप्लीट आएंगे, ठीक है। जिस जगह प्लस का निशान लगा रहा हूं वो कंप्लीट आएंगे। इसके अलावा जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपके कौन सा कहलाएगा, उदयपुर का भाग कहलाएगा। किसका भाग है ये, उदयपुर का। तो आपके वर्तमान दृष्टि में अगर हम बात करें तो वर्तमान में मेवाड़ के अंदर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर। अर्थात मैं फिर भी अगर यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज न हो, इसीलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, कि जिसमें आपके कंप्लीट उदयपुर आएगा, उदयपुर कंप्लीट आएगा। इसके अलावा आपके राजसमंद कंप्लीट आएगा। इसके अलावा आपके जो है भीलवाड़ा का क्षेत्र जो है ये थोड़ा आएगा, लेकिन चित्तौड़गढ़ आपके कंप्लीट आएगा। क्या आएगा, कौन सा गढ़, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ आपके कंप्लीट आएगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि इसके अलावा आपके भीलवाड़ा प्लस जो है प्रतापगढ़, इसके कुछ भाग आएंगे। प्रतापगढ़ के कुछ भाग, भीलवाड़ा प्लस प्रतापगढ़ के कुछ भाग जो है वो किसका निर्माण करते थे, वो कुछ भाग जो है आपके इसमें आ जाएंगे, जो कि किस क्षेत्र का निर्माण करते थे, वर्तमान में मेवाड़ क्षेत्र का निर्माण करते थे। इन क्षेत्रों को आपको इस तरह से विस्तृत देखना है, तो इन चीज़ों का आपका विशेषतः ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपने, तो आगे देखें, तो आगे अपने ये ध्यान रखना है कि मेवाड़ जो है, मेवाड़ पर किस राजवंश ने शासन किया। तो मेवाड़ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो मेवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ पर गुहिल या सिसोदिया राजवंश ने शासन किया था। गुहिल या किसने किया है, सिसोदिया वंश ने शासन किया। ये मैं आपको बताऊंगा भी सिसोदिया कैसे आए हैं, गुहिल कौन थे, ठीक है ना। तो इस वंश ने शासन किया है, तो ध्यान रखना ये मेवाड़ जो है, मेवाड़ का विस्तृत इतिहास, इस पर जो है गुहिल या सिसोदिया वंश ने शासन किया है, ठीक है। एक ही क्षेत्र में एक ही स्थान पर जो है सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला क्षेत्र जो है राजवंश वो यही है, गुहिल या सिसोदिया। इसमें अगर हम आगे चर्चा करें तो आगे देखेंगे कि नैणसी ने, किसने, मोहनोत नैणसी ने गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन किया है। ध्यान रखना इस बात का, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि नैणसी जो है वो गुहिलों की 24 है, राजपूतों की 36 है, और इसके साथ साथ प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन करता है। कौन, नैणसी, ठीक है ना। गुहिलों की इतनी शाखाओं का वर्णन किया है। अब अपने जो है ये बेसिक सी बात जो है वो मैंने आपको बता दिया है, आपको दिखाई दे रही होगी कि बेसिक सी बातें जो है मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में मैंने आपको बताया इसके प्राचीन नाम, प्राचीन नाम के अलावा मैंने आपको यहाँ पर बताया है इसके जो है वर्तमान में क्षेत्र कौन कौन से हैं, और गुहिलों जो है गुहिल या सिसोदिया वंश ने यहाँ शासन किया है, और नैणसी ने गुहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया, जिसके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। आगे दोस्तों अगर हम देखें तो आगे आपको ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पर प्रश्न बनेगा गुहिलों की उत्पत्ति। गुहिलों की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में। तो गुहिलों की उत्पत्ति के संबंध में आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो अपने देखेंगे कर्नल जो है, कर्नल जेम्स टोड को बाद में देखेंगे, अपने देखेंगे सबसे पहले अबुल फजल। अबुल फजल इनकी उत्पत्ति के संबंध में क्या कह रहा है इसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो अबुल फजल के अनुसार जो गुहिल हैं वो ईरान के शासक, कहाँ के, ईरान के शासक नौशेरवां या नौशेखा की क्या माने जाते हैं, संतान माने जाते हैं। ईरान के शासक नौशेखा या नौशेरवां की संतान माने जाते हैं। किसके अनुसार, अबुल फजल के अनुसार। गुहिलों की उत्पत्ति के संबंध में अबुल फजल क्या लिखते हैं कि ईरान के शासक नौशेरवां की या नौशेखा की क्या है, संतान है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम देखें इसके अलावा, तो इसके अलावा आपको ध्यान रखना है D.R. भंडारकर क्या कहते हैं। D.R. भंडारकर, D.R. भंडारकर मतलब श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, इनके बारे में क्या कहते हैं, श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर इनके बारे में लिखते हैं कि ये जो है ये इन्होंने अपना मत जो है आहड़ शिलालेख के अनुसार बताया है। इसके अनुसार ये इनको क्या बताते हैं, गुहिलों को इन्होंने ब्राह्मण बताया है। गुहिलों को आहड़ शिलालेख जो 1034 मतलब ईस्वी सन का है, और जो है कि विक्रम संवत में है, ध्यान रखना। तो इसमें ये ब्राह्मणों को ब्राह्मण बताया है D.R. भंडारकर ने। इसके अलावा मोहनोत नैणसी ने इनको क्या माना है, तो मोहनोत नैणसी जो कि जो है जसवंत सिंह के दरबार में थे, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह उनके दरबार में थे, नैणसी उनके बारे में पढ़ेंगे अपने।
इनके अनुसार ये जो है, ये जो गुहिल है वो गुहिल क्या हैं, तो इनके अनुसार जो गुहिल हैं वो गुहिल आदि पुरुष से तो ब्राह्मण हैं, आदि पुरुष से तो क्या हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन जानकारी से क्या हैं, क्षत्रिय हैं। इनके अनुसार जानकारी से क्या माने गए हैं, ये क्षत्रिय हैं, लेकिन आदि पुरुष से क्या माने गए, ये ब्राह्मण है। किसके अनुसार, मोहनोत नैणसी के अनुसार। इसके बाद में जो है आपके आएगा कि इसके बाद में अपने देखें तो कर्नल जेम्स टोड, किसके बारे में, कर्नल जेम्स टोड जो है अपना मत जो है वो जैन मतों के आधार पर देते हैं। कर्नल जेम्स टोड अपने मत जैन मतों के आधार पर देते हुए कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं, अपना मत जैन मतों के आधार पर देते हैं और ये कहते हैं कि गुहिल तो वल्लभी के शासक, कहाँ के, वल्लभी के शासक शीलादित्य की संतान हैं। गुहिल तो कौन है, वल्लभी के शासक शीलादित्य की संतान माना है। किसने माना है, कर्नल जेम्स टोड ने माना है। दोबारा देखो गुहिलों की उत्पत्ति, अबुल फजल ईरान के शासक नौशेरवा की संतान, डी.आर. भंडारकर आहड़ शिलालेख के अनुसार इनको ब्राह्मण, नैणसी ने आदि पुरुष से ब्राह्मण है, जानकारी से क्या माना है, क्षत्रिय माना है। कर्नल जेम्स टोड गुहिलों को वल्लभी के शीलादित्य की क्या मानते हैं, संतान मानते हैं। और जी.एच. ओझा, जी.एच. ओझा जो है, जी.एच. ओझा इनके बारे में लिखते हैं कि जी.एच. ओझा क्या कहते हैं, ये तो कौन, जो गुहिल हैं, ये गुहिल तो भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज हैं, अर्थात ये क्या है, सूर्यवंशी माना है। किसने माना है गुहिलों को सूर्यवंशी, तो जी.एच. ओझा, जी.एच. ओझा के कह गुहिल सूर्यवंशी है, गुहिल सूर्यवंशी है, गुहिल सूर्यवंशी है। कौन कहते हैं, जी.एच. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इनके जो है कुछ एक अपने ध्यान रखना है कि इनके जो सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी होने के क्या क्या प्रमाण हैं। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि ये मत किसने दी है, जी.एच. ओझा ने। सूर्यवंशी कह सकते हो आप। इसके अलावा इनको हिंदुआ सूरज, क्योंकि बप्पा रावल को हिंदुआ सूरज कहा गया है। इसके अलावा एक तो जी.एच. ओझा प्रमाण देते हैं। कौन देते हैं, जी.एच. ओझा प्रमाण दे रहे हैं। कौन कह रहे हैं कि आप सूर्यवंशी हो, तो एक तो कह रहे हैं जी.एच. ओझा कह रहे हैं, जी.एच. ओझा कह रहे हैं कि आप क्या हो, सूर्यवंशी हो। और दूसरा प्रमाण जो है वो कह रहा है कि दूसरा प्रमाण आपके जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल का अजमेर के निकट एक सिक्का मिला है। बप्पा रावल का अजमेर के निकट क्या मिला, एक सिक्का मिला है, जिस सिक्के पर उगते हुए सूर्य का चित्र है, उगते हुए सूर्य का चित्र है, उसको दिखाया गया है। उस पर बप्पा रावल का एक सिक्का मिला है जिस पर उगते हुए सूर्य का क्या है, चित्र है। देखो अपने फोटो के माध्यम से इसको देखेंगे। तो दोस्तों ये जो सिक्का है आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये सिक्का बप्पा रावल का है। किसका सिक्का है, बप्पा रावल का सिक्का है, जो कि हमें लगभग अजमेर के निकट से मिला है। बप्पा रावल का सिक्का है जिसमें गाय बछड़े का चित्र भी है। ये देखो गाय का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, बछड़े का चित्र भी दिखाई दे रहा है, एकलिंग जी का जो है ये भी चित्र दिखाई दे रहा है, दंडवत प्रणाम करते हुए जो है बप्पा रावल जी का चित्र भी है। तो इस तरह से कुछ है इसके अंदर जो है आकृतियां बनी हुई है, जो स्पष्ट तो नजर नहीं आ रही, फिर भी मैंने आपको ये बप्पा रावल का जो सिक्का है वो आपको इसमें ध्यान से देख लेना कि ये जो बप्पा रावल का सिक्का जो है हमें अजमेर के निकट से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो ये बप्पा रावल का क्या है, सिक्का है। बप्पा रावल को हिंदुआ सूरज कहा गया है। सोने का सिक्का है, लगभग बप्पा रावल का 115 ग्रेन का सिक्का प्राप्त हुआ है। ये 115 ग्रेन मतलब लगभग मान के चलो कि ग्राम का, 1 ग्राम का 6.7 हिस्सा जो है, 0.67 जो हिस्सा होता है वो ग्रेन होता है, मतलब छठा हिस्सा मान के चलो आप, छठा हिस्सा जो है वो ग्रेन का होता है। 1 ग्राम का छठा हिस्सा क्या कहलाता है, ग्रेन कहलाता है। तो इस तरह से अपने बप्पा रावल का क्या मिला, हमें सिक्का प्राप्त हुआ है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं। तो ये इनके सूर्यवंशी होने के प्रमाण हो गए। जी.एच. ओझा सूर्यवंशी होने के प्रमाण एक तो जी.एच. ओझा दे रही है, एक ये बप्पा रावल का सिक्का है, ये इन्हें क्या बताता है, मान रहा है सूर्यवंशी मान रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है मेवाड़ के झंडे पर सूर्य का चित्र है, मेवाड़ के झंडे पर सूर्य का चित्र है, मेवाड़ के झंडे पर सूर्य का चित्र है। यह भी हमें इनके सूर्यवंशी होने का क्या है, प्रमाण दे रहा है। देखो मेवाड़ का झंडा भी देख लेते हैं अपने। तो दोस्तों आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर मेवाड़ का झंडा दिखाई दे रहा होगा। देखो इस पर प्रमाण देखो सूर्यवंशी होने के क्या है कि ये जो है ये चित्र सूर्य का चित्र दिखाई दे रहा है।
क्या है, सूर्य का चित्र दिखाई दे रहा है। ये एक राजपूत सैनिक है, सैनिक का चित्र इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये जो है ये पुंजा भील है, पुंजा भील है, जिसको राणा की उपाधि महाराणा प्रताप ने दी थी। राणा पुंजा भील है जिसका चित्र इसमें दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ पर मेवाड़ या कुछ झंडों पर जो है हमें क्या लिखा मिलता है, चित्तौड़ लिखा मिलता है। और यहाँ पर एक पट्टी लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। अर्थात ये क्या है, मेवाड़ का आदर्श राज वाक्य है, राज वाक्य है, मेवाड़ का आदर्श राज वाक्य है ये, जो कि हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो वीर विनोद का जो ग्रंथ है ना, वीर विनोद, ठीक है, वीर विनोद जो ग्रंथ है ना, वीर विनोद, जिसके रचयिता कौन थे, श्यामल दास जी, श्यामल दास जी जिसके रचयिता है। इस ग्रंथ में जो है हमें ये वाक्य मिलता है। और इस झंडे पर भी दिया हुआ है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमें इनके सूर्यवंशी होने के क्या हो गए हैं, प्रमाण मिल गए हैं। अब अपने मेवाड़ के गोहिलों के इस इतिहास की चर्चा करेंगे। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि एक तो विश्व में, ध्यान रखना, सबसे गौरवशाली इतिहास रहा है इनका, गौरवशाली इतिहास रहा है, सबसे गौरवशाली इतिहास रहा है। जीएच ओझा ने इनके इतिहास के बारे में कहा है कि ये जो है, ये मेवाड़ जो है, मेवाड़ पर जो गोहिल है, सिसोदिया है, वो एक ही क्षेत्र में इतने लंबे समय तक शासन करने वाले जो है विश्व में एकमात्र ये हैं, इतने लंबे समय तक शासन जिन्होंने किया। ये किसने कहा है, जीएच ओझा ने है। यहाँ पर जो है गोहिलों ने शासन किया था, किसने, गोहिलों ने शासन किया था। और इनका जो पहला व्यक्ति है वो गोहिली था, जिसको गुहा गोहिल या किस नाम से, गोहिलोत के नाम से जाना जाता है। ये इनका क्या माना जाता है, आदि पुरुष माना जाता है, ठीक है, आदि पुरुष या इनका क्या माना जाता है, मूल पुरुष माना जाता है। गोहिल नाम का व्यक्ति आदि पुरुष या मूल पुरुष माना जाता है। बताते हैं कि एक जो आपके वल्लभी प्रांत पड़ता है, वहां के शासक थे शिलादित्य, क्या नाम है, शिलादित्य, और उनकी पत्नी का नाम था पुष्पावती, क्या नाम है, पुष्पावती। बताते हैं कि जो शिलादित्य था, शिलादित्य वहां का शासक है, पुष्पावती उस समय गर्भवती थी, अपने पीहर जो है वो आबू आई हुई थी। उस समय की बात है, शिलादित्य पर विदेशियों के आक्रमण होते हैं, शिलादित्य मारा जाता है। और पुष्पावती को वो अगर मारने के लिए जब जाते हैं तब बताते हैं कि पुष्पावती जो है एक गुफा में जाकर छुप जाती है, जहां पर इसने जो है एक पुत्र को जन्म दिया, जो कि क्या कहलाया, गुहिल कहलाया, गुहिलोत कहलाया, गुहिल कहलाया, गुहिलोत कहलाया, या फिर इसी का नाम क्या पड़ गया, गुहादित्य पड़ गया, गुहा पड़ गया, ठीक है ना। रीजन क्या है, रीजन यही है कि इसका जन्म कहाँ हुआ है, गुफा में हुआ था। शिलादित्य इनके क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। और माता कौन थी इसकी, पुष्पावती थी, जिसने मेवाड़ क्षेत्र में लगभग 566 ईस्वी के आसपास इसने गोहिलों की क्या की है, वंश की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है, वंश की स्थापना की है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये जो है यह गोहिल, गुहा या गुहिलोत जो है वो इनका आदि पुरुष या मूल पुरुष या प्रथम व्यक्ति माना जाता है, किनका, गोहिलों का। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर राज्याभिषेक से संबंधित और बातें बता देता हूं कि इनका राज्याभिषेक कौन करते थे। तो ध्यान रखना, मेवाड़ के राणाओं का राज्याभिषेक जो किया जाता था, वो मेवाड़ के राणाओं का राज्याभिषेक ऊंद्री गांव के भील पानेड़ा नामक स्थान जो उदय सिंह ने बसाया था, पानेड़ा नामक स्थान पर अपने अंगूठे के खून से करते थे। पानेड़ा नामक स्थान पर अपने अंगूठे के खून से जो है वो क्या करते थे, इनका राज्याभिषेक किया करते थे। किनका, जो है मेवाड़ के राणाओं का। कौन करते हैं, ऊंद्री गांव के भील। इसके अलावा चुंडावतों को भी अधिकार था, चुंडावत जो चूड़ा के वंशज थे उनको भी अधिकार था, उनको भी हरावल दस्ता जो है उनको दिया गया था, उनको भी ये अधिकार था। उसकी चर्चा अपने आगे करने वाले हैं। इसके बाद में इसी राजवंश में एक प्रसिद्ध शासक हुआ है जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसका नाम क्या है, बप्पा रावल। क्या नाम है, बप्पा रावल। लगभग 734 से 753 तक शासक रहे थे बप्पा रावल। इनका जो मूल नाम है, मूल नाम तो था इनका कालभोज या मालभोज, कालभोज या मालभोज। क्योंकि इसमें अगर हम बात करें तो ध्यान रखना,
इसमें अगर हम बात करें कि जीएच ओझा के अनुसार, जीएच ओझा क्या लिखते हैं, जीएच ओझा लिखते हैं कि बप्पा इनका जो है मूल नाम वो क्या था, कालभोज था, और बप्पा इनकी क्या थी, बप्पा इनकी उपाधि थी, बप्पा इनकी उपाधि थी। इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान रखना, टोड प्लस नैन्सी क्या लिखते हैं, टोड प्लस नैन्सी के अनुसार इनका मूल नाम भी क्या था, कालभोज था। लेकिन रणकपुर प्रशस्ति क्या कह रही है, रणकपुर प्रशस्ति कह रही है, रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार जो है कालभोज प्लस बप्पा रावल दोनों ही क्या है, अलग अलग हैं, अलग अलग है। ये कौन कह रही है, रणकपुर प्रशस्ति कह रही है। रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार कालभोज अलग है और बप्पा रावल अलग अलग हैं। तो दोबारा सुन लीजिए, बप्पा रावल 734 से 753, मूल नाम कालभोज या मालभोज। जीएच ओझा जो है बप्पा इनकी क्या मानते हैं, बप्पा जो है बप्पा उपाधि मानते हैं, ठीक है, मूल नाम कालभोज मानते हैं। और टोड जो है, टोड और नैन्सी इनका मूल नाम कालभोज मानते हैं। रणकपुर प्रशस्ति में इन्हें कालभोज, बप्पा रावल जो है दोनों को क्या बताया गया है, अलग अलग बताया गया है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। इनके गुरु जो है, बप्पा रावल के गुरु है, गुरु का नाम क्या था, हारित ऋषि था। इनके गुरु का नाम क्या आता है, हारित ऋषि आता है। और ये हारित ऋषि की क्या चराया करते थे, गायों को चराया करते थे, गायों को चराया करते थे। कौन चराया करते थे, बप्पा रावल। बप्पा रावल बहुत शक्तिशाली, बताते हैं कि बहुत शक्तिशाली शासक थे ये, कि ये उस समय की बात है कि हारित ऋषि गायां चराते थे, और उस समय एक बहुत ज़्यादा दूध देने वाली गाय थी। वो बताते हैं कि जैसे घर पे आती तो घर पे दूध मिलता ही नहीं था, मतलब गाय के दूध ही नहीं होता था। तो उस समय तब एक दिन बताते हैं कि बप्पा रावल उस गाय के पीछे चले जाते हैं, और वो गाय जो है देखते हैं कि वो एक गुफा में जाकर एक स्थान पर अपना दूध गिरा कर आ जाती है। तब बताते हैं कि उस समय जो है बप्पा रावल ने उस स्थान को, कालभोज ने उस स्थान को खोदा, तो वहां पर एक लिंग जी मतलब शिवलिंग निकला, और बप्पा रावल जी उनकी क्या करने लग गए, पूजा करने लग गए। और बप्पा रावल जी के कौन बन गए, वो इष्ट देव बन गए थे। कौन है इष्ट देव, कौन है, एक लिंग जी है। मेवाड़ के जितने भी शासक हुए सभी कहा करते थे कि वास्तविक राजा तो एक लिंग जी है, ध्यान रखना, वास्तविक राजा तो एक लिंग जी है, हम तो उनके क्या हैं, दीवान हैं। ये वाक्य जो है मेवाड़ के राणाओं का था। मेवाड़ के जो शासक हैं वो कहा करते थे कि वास्तविक राजा एक लिंग जी हैं, हम तो उनके क्या हैं, दीवान हैं, हम तो उनके क्या हैं, दीवान हैं। इस बात का आपको विशेषतः ध्यान रखना है। बहुत शक्तिशाली थे बप्पा रावल की। बताते हैं कि जब ये हारित ऋषि है, हारित ऋषि कुछ कहते हैं हारित ऋषि ने उपाधि दी थी, कि जब ये हारित ऋषि जो है, हारित ऋषि जब ये स्वर्ग लोक सिधार रहे थे, तो उस समय की बात है, तब इन्होंने बप्पा रावल को कहा था कि आप अपना मुख खोलिए। तो बप्पा रावल ने ऐसे मुख खोला, तब बताते हैं हारित ऋषि ने इनके मुंह में पान थूका था। तो बप्पा रावल ऐसे मतलब सूग सी कर गए और थोड़ा से पीछे हट जाते हैं। तब बताते हैं कि वो पान इनके मुख में न गिरकर इनके पैरों पर गिर गया। तो अगर ये मुख में गिर जाता तो बप्पा रावल क्या हो जाते, अमर हो जाते। इनके पैरों पर गिरा, इसीलिए ये क्या है कि इनका शरीर शक्तिशाली हो गया था। शरीर क्या हो गया, शक्तिशाली हो गया था, ठीक है। 32 जो है लगभग 36 गज की धोती, 16 गज का साफा बताया जा रहा है। और लगभग बप्पा रावल के बारे में उल्लेख आता है कि ये 32 मण की इनके पास खड़ग थी, तलवार थी, 32 मण की खड़ग थी। और ये एक ही वार में एक साथ 2 से 3 भैंसों को काट देते थे एक ही वार में। ऐसा जो है जनश्रुतियां मिलती हैं इनके बारे में। और कहा जाता है कि बप्पा रावल जो है टाइम के 3-3 4-4 बकरों का भोजन किया करते थे बप्पा रावल जी। और बप्पा रावल के 130 पुत्र थे। कर्नल जेम्स टोड लिखता है कि 97 पुत्र तो इसके जो है हिंदू थे, बाकी सारे मुस्लिम थे। अर्थात इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो साम्राज्य विस्तार के साथ साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित करना था। किनका, बप्पा रावल का। कर्नल टोड लिखते हैं कि मेवाड़ की ऐसी कोई गली नहीं थी जहां बप्पा रावल का ससुराल न हो। ये कर्नल टोड इनके बारे में लिखते हैं। तो मतलब इनकी ख्याति बहुत फैली हुई थी, इतनी फैली हुई थी कि ये उस समय जो है चित्तौड़ के शासक हुआ करते थे, जिनका नाम क्या था, मान मोरी। चित्तौड़ के शासक हुआ करते हैं मान मोरी। इनके पहले बताते हैं कि सामंत के पद पर थे, बाद में बताते हैं कि ये बहुत मनमानी करने लग गया मान मोरी। अब मनमानी कर सी तो यहाँ टिकाणों तो पड़सी नहीं, इन वास्ते बप्पा रावल बताओ एक सामंता का कहना पर 734 ईस्वी में मान मोरी पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और मान मोरी को पराजित करके इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग को
पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था किसने, बप्पा रावल ने। और इस जो है वंश की अब सत्ता की नींव रख दी है बप्पा रावल ने। तो गुहिल सत्ता की नींव रख दी, इसीलिए जो है ये इनका क्या कहलाता है, बप्पा रावल वास्तविक संस्थापक कहलाता है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, वास्तविक संस्थापक। देखो वंश को संस्थापक गुहिल 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 गुहिल, लेकिन वास्तविक संस्थापक ही वंश को कौन है, बप्पा रावल है, जिसने 734 में मान मोरी को पराजित करके किस पर अधिकार कर लिया था, चित्तौड़ पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ध्यान रखना इस बात का। और बप्पा रावल ने अब अपनी जो राजधानी है, राजधानी, वो राजधानी बनाई थी किसको, नागदा को, नागदा या नागधरा को राजधानी बनाई थी। नागदा या नागधरा को राजधानी बनाई, जो कि फेमस था, FAMOUS, फेमस था किसके लिए, तो नागदा या नागधरा जो फेमस हुआ था वो किसके लिए फेमस हुआ था, याद रखना इस बात को। ये सास बहू के मंदिर के लिए फेमस है, बहू के मंदिर के लिए फेमस है, मंदिर के लिए, या जिसको सहस्त्र बाहु कहते हैं, सहस्त्र बाहु या सास बहू के मंदिर के लिए फेमस था। कौन सा क्षेत्र है, नागदा 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 नागदा। ठीक है, आई बात समझ में, राजधानी नागदा नागधरा सास बहू के मंदिर के लिए फेमस है या सहस्त्र बाहु के मंदिर के लिए फेमस है, कौन सा क्षेत्र है, नागदा है। ठीक है दोस्तों, इस बात का भी आपको क्या ध्यान रखना है, विशेषतः ध्यान रखना है। आगे अगर हम चर्चा करें इसके बारे में तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सास बहू का मंदिर क्यों, मतलब यहाँ पर एक बड़ा मंदिर है, एक छोटा मंदिर है। तो एक मंदिर जो है वो शेषनाग जी का है, जो कि बहू ने बनवाया था, और एक मंदिर भगवान किसका है, विष्णु का है, जो कि सास ने बनवाया था। भगवान विष्णु और शेषनाग जी का मंदिर होने के कारण ये सास बहू का मंदिर के नाम से फेमस हो गए, जो 10वीं शताब्दी के आसपास बाद में बनवाए गए थे। ठीक है ना दोस्तों, और ये पहले इसकी जगह पर क्या थे, सहस्त्र बाहु का मंदिर था। आगे अगर हम चर्चा करें तो आगे आपको ध्यान रखना है कि बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, और कहाँ करवाया था, कैलाशपुरी उदयपुर में करवाया था। कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया, और मंदिर वो किसने बनवाया था, बप्पा रावल ने बनवाया था। इस बात का ध्यान रखना है, एकलिंग जी, कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, बप्पा रावल ने करवाया है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो इनके इष्ट देव है और कुलदेव भी है, ध्यान रखना। ठीक है, और एकलिंग, जो भी मेवाड़ के राणा हैं वो सारे के सारे एकलिंग जी के मंदिर में जो है युद्ध भूमि में जाने से पूर्व क्या लेते थे, आशीर्वाद लेते थे। ठीक है, आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे, जिसे आशंका मांगना कहते हैं। क्या कहते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे, जिसे क्या कहा जाता है, आशंका मांगना कहा जाता है। मैंने आपको बताया बप्पा रावल का एक सिक्का भी मिला है अजमेर के निकट, जो कि लगभग 115 ग्रेन का है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और बप्पा रावल को हरित ऋषि के आशीर्वाद से एक खजाना भी मिला था, ये भी उल्लेख आता है, खजाना जो कि लगभग नैणसी के अनुसार जो है वो 15 करोड़ का खजाना था। 15 करोड़ का खजाना था, किसके अनुसार, नैणसी के अनुसार। ठीक है, बप्पा रावल की उपाधि की बात करें तो उपाधि में जैसे नाम आ जाता है चकवे चकवी, चकवे चकवी। ठीक है, चकवे चकवी की उपाधि है। और इसके अलावा जो है मुकुटमणि भी कहा जाता है इनको, मुकुटमणि की उपाधि भी है। इसके अलावा इन्हें हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है, हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है। और एक चार्ल्स मार्टल, इसको चार्ल्स मार्टल को यूरोप का एक सैनिक वगैरह था, मतलब उसकी तुलना इस तरह की गई है। मतलब चार्ल्स मार्टल, ये कहा था सीवी वैद्य ने इनको चार्ल्स मार्टल की उपाधि भी दी थी, किसको, बप्पा रावल को। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है बप्पा रावल की मृत्यु के बारे में। तो मृत्यु हुई थी इनकी 753 ईस्वी में। कहाँ हुई थी, नागदा में। और नागदा के पास ही इनकी 8 खंभों की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। दोस्तों ध्यान रखना, नागदा के पास इनकी 8 खंभों की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। लेकिन कर्नल टोड बताते हैं कि इनकी मृत्यु नागदा में नहीं हुई थी, तो कहाँ हुई थी, खुरासान में हुई थी। कहाँ हुई थी, खुरासान में इनकी जो है मृत्यु बताई जा रही है। किसकी, खुरासान, अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु बताई जा रही है। किसके अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। और कहा है कि वहां पर ही इनकी क्या बनी हुई है, समाधि बनी हुई है। ये बात जो है वो किसने बताई है, ठीक है, ये बात बताने वाले कौन है, कर्नल जेम्स
टोड है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अपने बाकी चर्चा नए शासक की, जिसका नाम क्या है, अल्लट, उस अल्लट की चर्चा अपने कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर टुडे।